हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटैग। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ्लैश गैस रिमूवल किस तरीके से करते हैं हम लोग मल्टी स्टेज में। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, इंटरकूलिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने RAC की कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दी है। वहाँ पे वीडियो डेली अपडेट होती हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग मल्टी स्टेज एवापोरेटर सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा एक छोटी सी चीज़ रह गई थी कल। वो क्या रह गई थी कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं एडवांटेज की बात करूं दोस्तों मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम में, तो वो क्या है हमारे पास, वो यही है, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज रिड्यूस। दोस्तों रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या है, थ्रॉटलिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना। और फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज होगी बिकॉज प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है ना। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इनको समझाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है। देखो ये बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार समझा चुका हूँ कि किस तरीके से रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी कम होती है ना। उससे हमें वर्क डन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए ये हमारा एडवांटेज हो गया। थ्रॉटलिंग लॉसेस को भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से कम हमें करना पड़ता है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों देखिए, डिसएडवांटेज को समझिए, क्या डिसएडवांटेज है, वो यही डिसएडवांटेज है जैसे मैंने आपको बताया था मल्टी स्टेज में। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फ्लैश टैंक होता था, तो फ्लैश टैंक से यहाँ पर क्या देखो वेपर जाती थी एवापोरेटर के अंदर ना, वेपर ना पहुँचे, लिक्विड जा रहा है वेपर ना पहुँचे, तो यहाँ पर जो पाइप होता है दोस्तों, इस पाइप में हीटिंग की वजह से फ्लैशिंग हो सकती है ना, फ्लैशिंग हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज है ये इसका, तो वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ड्यू टू एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल हीट की वजह से देयर मे बी फ्लैशिंग इन द पाइप, पाइप में क्या फ्लैशिंग देखने को मिल सकती है। और कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि देखो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है पाइप में ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे फ्लैशिंग देखने को मिल सकती है इस एरिया में। इसीलिए दोस्तों ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का, उसको देखते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा कल जो रह गया था उसको मैंने आपको बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का, वो है मल्टी एवापोरेटर सिस्टम। क्यों हम मल्टी एवापोरेटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, है ना, क्यों हमें मल्टी एवापोरेटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको समझिए दोस्तों। तो दोस्तों समझिए, एक चीज़ समझिए, मान लो आपके पास आइसक्रीम है, आपको आइसक्रीम जमानी है, तो आपको पता है अगर मैं आइसक्रीम जमाना चाहता हूँ तो हमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर माइनस में तो पहुँचना, माइनस में ले जाना पड़ेगा, तभी तो आइसक्रीम जमेगी। तो मान लो हमने आइसक्रीम जमाई है ना, कोई भी हमारे पास आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। हमें मान लिया कि, मान लिया हमने लेट, हमने मान लिया जो आइसक्रीम हम जो जमाने वाले हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना है आइसक्रीम का, -20 डिग्री सेल्सियस। अब उसी में हमको क्या करना है, कूलिंग करनी है वेजिटेबल की। जो भी हमारा जो सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर दोस्तों आइसक्रीम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, और वहीं पर मेरे को कूलिंग करनी है, वेजिटेबल को कूल करना है, गर्म वेजिटेबल्स है उसको कूल करना है, ओनली ठंडा करना है, उनको जमाना नहीं है दोस्तों। उसका टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर कूलिंग हो जाती है वेजिटेबल। तो आप खुद सोचिए, एक ही सिस्टम में ये इसका एवापोरेटर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस पर हमें ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 5 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके हमको कूलिंग हो जाएगी हमारी वेजिटेबल। तो डिफरेंस है ना दोस्तों, दोनों में अलग अलग एवापोरेटर हमको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हमें ना अलग अलग वर्क डन करना पड़े, हमारे जो भी हम सिस्टम का यूज़ करें दोस्तों वो इकोनॉमिकली हो। ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा कॉस्ट लगा दी और हमको रिजल्ट भी उतना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग मल्टी एवापोरेटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखो, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख के भी लाया हूँ। इस चीज़ को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो यही है, यूजिंग इंडिविजुअल रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। हम अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ कर लें, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें पहला रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टेम्परेचर होना चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस आइसक्रीम जमाने के लिए। ठीक है ना।
सेकंड के लिए 5 डिग्री सेल्सियस मान लो हमने एग्जांपल से माना है, टू गेट बोथ द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट विच इज़ नॉट फीजिबल इकोनॉमिकली। तो ऐसा तो दोस्तों पॉसिबल है नहीं कि एक अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करें अलग अलग काम के लिए, है ना। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट आएगी फिर हमारे पास, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वी यूज सिंगल स्टेज सिस्टम हैविंग मल्टीपल एवापोरेटर। हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि एक ही सिस्टम का यूज़ करें और उसमें हम मल्टीपल एवापोरेटर का लगा दें, है ना, विद इक्वल टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइए देखो इसको हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, वही जैसे VCR सिस्टम हमारा होता है वो आपको पता है ऑलरेडी। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर कंडेंसर होता था, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एक एक्सपेंशन डिवाइस लगी है, ये हमारी क्या है एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ पर क्या है एवापोरेटर, और ये क्या है कंप्रेसर। ये मैंने आपको मल्टी कंप्रेशन सिस्टम जब बताया था उसमें आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों हमें क्या लगाना है, एक ही सिस्टम है, ये हमारे पास एक ही सिस्टम है और इसी सिस्टम के अंदर हमने 2 एवापोरेटर लगा दिए और जिसका टेम्परेचर क्या है सेम है। मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो काम क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एवापोरेटर है इसमें तो दोस्तों देखो हम लोग आइस आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में तो जो हमने बताया था आइसक्रीम जमती है दोस्तों, वो इस एवापोरेटर में तो हो जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों वेजिटेबल ठंडे करने की, तो वेजिटेबल आपको पता है -5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ठंडा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ वेजिटेबल के अंदर तो वो जम सकती हैं, है ना, वहाँ पर बर्फ़ जम सकती है, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पर दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी को तो नेगलेक्ट करना है हमको। तो दोस्तों यहाँ पर मॉइस्चर जो होगी वो फ्रीज हो सकती है, ठीक है ना, इन द एवापोरेटर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि दोस्तों देखो हमारे पास है कितना -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने सेम टेम्परेचर पे एवापोरेटर लगाए हुए हैं, और हमको चाहिए कितना था वेजिटेबल ठंडा करने के लिए, -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए था दोस्तों। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, है ना। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिफरेंस इरिवर्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और एक चीज़ और समझिए आप इसमें कि यूजेस ऑफ मल्टी स्टेज सिस्टम विद मल्टी एवापोरेटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे तो ये हमारा दोस्तों ठीक नहीं है, हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल एवापोरेटर यूज़ करेंगे हम लोग विथ सिंगल एवापोरेटर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड इंडिविजुअल एक्सपेंशन वैल्यू। यानी कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक एवापोरेटर जो हमारा होगा वो तो -20 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, उसी सिस्टम के अंदर हम लोग दूसरा जो एवापोरेटर हम लोग लगाएंगे वो मान लो दूसरा, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा अलग होगा। मान लिया मैंने इस बार 7 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आप इसको 5 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हो। यानी कि दोनों एवापोरेटर का टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि दोनों जो एवापोरेटर थे उनका टेम्परेचर सेम था, तब हमको ये रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों एवापोरेटर का टेम्परेचर अलग अलग कर रहे हैं। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूं, वही यहाँ पर कंडेंसर है, यहाँ पर देखो एक्सपेंशन वैल्यू मतलब एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ एवापोरेटर 1 है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ एवापोरेटर 2 है जिसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, तभी तो यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर ये कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, कंप्रेसर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटिंग जो इफेक्ट होगा हमारा वो बढ़ जाएगा, और वर्क इनपुट भी हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे COP डिक्रीज भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। हम लोग क्या करते हैं, इसका pH डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका अगर हम pH डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये हमारे पास pH डायग्राम है, इसका स्लोप इस तरीके से होता है। अब लोग आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होगी। देखो यहाँ अगर मैं pH डायग्राम बनाऊँ
तो 2 से 3 क्या हो रहा है, कंडेंसर। तो 2 से 3 मान लो, यहाँ से 2 से 3 क्या हो रहा है हमारे पास, कंडेंसर हो गया। फिर कंडेंसर से हम लोग क्या आ रहे हैं, एक्सपेंशन वॉल्व में आ रहे हैं, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा, हम लोग नीचे बढ़े, ठीक है। फिर 4 से 5 भी हम लोग एक्सपेंशन वॉल्व में गए हैं, तो 4 से 5 भी हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आप देखो तो 4 से 6 गए हम लोग, है ना। इसका प्रेशर PE1 है, इसका प्रेशर PE2 है। देखो 4 से 6 गए, 5 से 7 चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 8 की तरफ जा रहे हैं, और फिर 1 है हमारे पास। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए समझने वाली बात यहीं पर है। यहाँ हमने 7 से कहाँ गए, 8 की तरफ गए हम लोग, ये यहाँ पॉइंट हमें 8 मिल गया, है ना। 8 से हम लोग कहाँ गए थे, 6 पर गए थे। अब इन दोनों के 7 और 8 के बीच में है कहीं ना कहीं, 1 जो है 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास। यहीं से हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे कंप्रेसर की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्या होगा, पीएच डायग्राम होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ रहा है, वर्क इनपुट जिसकी वजह से हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा यही तो है, ये हमारा क्या बढ़ गया, तो हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ा, ठीक है। जिसकी वजह से COP जो होगी दोस्तों इसकी डिक्रीज़ भी हो सकती है और इंक्रीज़ भी हो सकती है। अगर COP आप निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या होती है COP, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होती है COP, आपको पता ही है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो यहाँ पर है हमारे पास E1 में है और E2 में है, यानी कि एवापोरेटर 1 में और एवापोरेटर 2 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, वर्क इनपुट का डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग COP निकाल सकते हो। ये तो बात हुई दोस्तों जब हमने इंडिविजुअल एक्सपेंशन वैल्यू लगाई, यानी कि अलग अलग लगाई, है ना, उनका टेम्परेचर अलग अलग किया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टी एक्सपेंशन वैल्यू को लगा देंगे, यानी कि अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टी एक्सपेंशन वैल्यू को लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने दोनों बताया उन दोनों को कंबाइन कर देंगे यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वही कंडेंसर है, ठीक है, यहाँ पर एवापोरेटर 1 है, यहाँ एवापोरेटर 2 है, ठीक है। इसका प्रेशर क्या है, PE1, इसका प्रेशर क्या है, PE2। इसका अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस है। तो वही चीज़ नंबरिंग आपने देख ली, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, ये इस तरीके की नंबरिंग है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर वही कि प्रेशर रिव्यूइंग वाल्व लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसका हम पीएच डायग्राम बनाएं दोस्तों देखिए किस तरीके से पीएच डायग्राम बनेगा, उसको समझिए आप लोग। देखो यहाँ अगर मैं पीएच डायग्राम की बात करूँ तो किस तरीके से बनेगा, वही पीएच डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो पीएच डायग्राम ये है, ये हमारे पास क्या है, डोम, है ना। तो दोस्तों देखिए 3 से, देखो 2 से 3 है, तो वही पहले हम लोग 3 पर आ गए। यहाँ क्या हो रहा है, 3 से 4 हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना, एवापोरेटर में। फिर यहाँ से 4 to 5 जो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है बस, 4 to 5 जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपने वहाँ देखा था फ्लैश गैस रिमूवल, जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्लैश गैस रिमूवल आपको मैंने बताया था, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सब कूलिंग की तरफ जाते हैं, है ना, फ्लैश गैस रिमूवल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से 3 से 4 नीचे आई, फिर हम लोग कहाँ गए, सब कूलिंग की तरफ गए, यानी कि 5 की तरफ गए, और यहाँ से 4 से कहाँ जा रहे हैं, 7 की तरफ। 4 से कहाँ गए, 7 पॉइंट पर आ गए हम लोग। फिर सब कूलिंग के बाद फिर से एक्सपेंशन वैल्यू हुई, तो हम लोग नीचे आ गए 6 पर, ठीक है, ये 6 पर आ गए हम लोग। यहाँ 6 से कहाँ जाना है, हमें 8 पर जाना है, 6 से 8 पर चले गए। अब यहाँ पर देखो 8, 9, हमें किस पे जाना है, 9 पे, तो 8 से हम लोग कहाँ गए, 9 पर गए। अब 1 से 2 क्या है हमारा, कंप्रेसर। तो दोस्तों 1 से 2 हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेसर हो रहा है। देखो 1 से 2 क्या है, 1 से 2 कंप्रेसर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका पीएच डायग्राम बनाओगे। तो इसमें मैंने आपको फ्लैश गैस रिमूवल के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, क्योंकि ये हमारे पास जो जा रहा है ना 4 to 5, ये सब कूलिंग की तरफ जा रहा है। ये आप लोग आसानी से आप बना सकते हो पीएच डायग्राम। अब देखो इसका एडवांटेज भी आप लोग लिख सकते हो, क्या, देखो 6 से 8 है, तो यहाँ पर यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप लोग देख पा रहे हो बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड, ड्यू टू फ्लैश गैस रिमूवल एवापोरेटर विल वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। ये इस तरीके का हम लोग बना देंगे अगर हम मल्टीपल एक्सपेंशन वाल्व लगाएंगे इसमें। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जो हमने पढ़ा है ना सबको कंबाइन कर देते हैं, यानी कि मल्टी एवापोरेटर सिस्टम विद मल्टी कंप्रेशन
इंटरकूलिंग एंड फ्लैश गैस रिमूवल, सबको एक साथ लगाएंगे। तो दोस्तों देखो किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। मान लो हमारे पास कंडेंसर है, ठीक है, यहाँ एवापोरेटर 1 है हमारे पास, और ये एवापोरेटर हमारे पास 2 है। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट लगाया, ये किसका, इंटरकूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया हमारे पास। ये हमारे पास फ्लैशिंग टैंक है, यानी कि जो फ्लैश टैंक है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं फ्लोटिंग वॉल्व, ये क्या काम करती है, इस जो इसका लेवल मेंटेन करके चलती है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो लगाया हुआ है ये क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो एवापोरेटर से ये कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर 1 है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंप्रेसर 1। ये क्या है, कंप्रेसर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से वर्क हो रहा है वो समझिए। मान लो कंडेंसर से निकला, कंडेंसर के बाद कहाँ गया, ये हमारी एक्सपेंशन वॉल्व है, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्व में गया, यहाँ से एवापोरेटर के अंदर गया, फिर क्या हुआ, यहीं से नीचे आया प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व में, यहाँ से भेजा गया यहाँ पर लिक्विड, है ना, यहाँ पर लेवल मेंटेन हुआ, यहाँ से फिर निकला है ना, लिक्विड निकला, यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों यहाँ आया एक्सपेंशन वॉल्व में, यहाँ से दोस्तों कहाँ गया, एवापोरेटर के अंदर गया, एवापोरेटर से कहाँ भेजा गया, कंप्रेसर के बाद, ठीक है। कंप्रेसर से निकल के दोबारा फ्लैशिंग टैंक में गया, फ्लैशिंग टैंक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से ये निकला, फिर ये कंप्रेसर 2 में गया, फिर यहाँ से इस तरीके से कंडेंसर में गया। तो इस तरीके की साइकिल पूरी होती चली गई। नंबरिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, 4 5 6 है ना, 7 8। तो इस तरीके की नंबरिंग है। आइए हम इसका क्या बनाते हैं, पीएच डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास पीएच डायग्राम है। अब देखो पीएच का डोम इस तरीके से होता है, आपको पता है ऑलरेडी, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं पीएच डायग्राम बनाना। देखो यहाँ क्या है, 4 to 5 कंडेंसर, देखिए यहाँ हमने क्या आ गया, कंडेंसर पे आ गए, कंडेंसर से हम लोग कहाँ गए, नीचे, देखो कंडेंसर से हम लोग नीचे गए एक्सपेंशन वॉल्व में, हम लोग नीचे आ गए, फिर 6 से 7 हम लोग कहाँ गए हैं, फ्लैशिंग टैंक में, यानी कूलिंग रीजन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ 6 से कहाँ गए, 7 पर, कूलिंग रीजन की तरफ। 7 से 8 कहाँ आए दोस्तों, हम लोग फिर से एक्सपेंशन वॉल्व में आए हैं, तो 7 से 8 हम लोग फिर से नीचे आ गए। हालांकि देखो 6 के बाद हम लोग जो यहाँ से गए थे, कहाँ, 3 पर गए थे, देखो 6 के बाद हम लोग गए थे 3 पर, तो यहाँ से 6 से कहाँ गए, 3 पॉइंट पर आ गए। इसी तरीके से 8 से हम लोग कहाँ गए थे, 1 पर, 8 से कहाँ गए, 1 पर आ गए। अब आप लोग देख पा रहे हो 1 से 2 हमारे पास क्या है, कंप्रेसर, तो 1 से 2 हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर, ठीक है। 2 से फिर हम लोग गए 3 में, यानी कि फ्लैशिंग टैंक के अंदर, 2 से फिर हम गए 3 पर, फिर 3 to 4 क्या है हमारे पास, फिर से कंप्रेसर है दोस्तों, तो 3 to 4 क्या है, फिर से कंप्रेसर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बना सकते हो ये इसका पीएच डायग्राम, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस तरीके से डायग्राम इसका, और पीएच डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मल्टी स्टेज सिस्टम। इसकी लिमिटेशन को और डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी लो एंड क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है रेफ्रिजरेंट का कम होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ये पहला लिमिटेशन है, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, जनरली जो हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज सिस्टम के अंदर, वो क्या चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट, R12, R22 और NH3, 3 रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। और हम लोग मल्टी स्टेज सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग प्रेशर में बिकम टू हाई और टू लो। इसमें जो प्रेशर हम लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। माइग्रेशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल फ्रॉम वन कंप्रेसर टू अनदर कंप्रेशन, यानी कि जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसका माइग्रेशन भी हो जाता है इसी के अंदर, ठीक है। और अल्टीमेटली वी डिसाइड टू गो फॉर मल्टी स्टेज सिस्टम बाय चेकिंग इट्स इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। जब भी हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम या फिर एवापोरेटर सिस्टम लगाते हैं, हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। आपने देखा भी होगा, आपके घर पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें आप लोग देखते हो ऊपर की साइड आप लोग बर्फ़ जमा सकते हो, उसका टेम्परेचर हालांकि डाउन होता है, नीचे हम लोग सब्जी वगैरह भी रख सकते हैं, उसका टेम्परेचर क्या है,
कम मतलब उसका माइनस में तो नहीं जाता, फ्रीजिंग तो नहीं होती दोस्तों। तो वो क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है। जो चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। वो भी एक सिस्टम होता है, उसमें दोनों देखो टेम्परेचर हम लोग कर सकते हैं, है ना, माइनस वाला भी और उससे कम वाला भी। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो हमारे लिए सूटेबल है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे VARS।